Hello class 8 न्यू एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वेलकम टू एमआर स्टडी पॉइंट। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चलो हम आपका स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फुल एक्सप्लेनेशन विद हिंदी। ओके। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। पहेली और बूजो जो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में। देयर अंकल वॉज अ फार्मर। उनके अंकल एक किसान होते हैं। वन डे दे सो सम टूल्स। उन्होंने कुछ टूल्स देखे होते हैं, खुरपी, सिकल, शावल, प्लफ एट एक्स्ट्रा। तो सिकल को बोलते हैं हसुआ, ठीक है। शावल को बोलते हैं बेटा बेलचा। क्या बोलते हैं? बेलचा। और प्लफ का मतलब हल होता है, जो खेतों में देखा था उन्होंने। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग थिंग्स। हमने जो सीखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिक्वायर फूड। उन सबको खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक, ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड दैमसेल्स। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो? हाउ ग्रीन प्लांट्स, कैसे ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे होते हैं, सिंथेसिस देयर ओन फूड की, मतलब वो कैसे अपना खाना बनाते हैं। ओके, कैसे सिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं उसके द्वारा। ओके। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो और इंक्लूड ह्यूमन, जो हम लोग हैं, वो भी खाना अपना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, कहाँ से हम लोगों को खाना मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें खाना क्यों जरूरी है, क्यों खाना खाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. कि हम लोगों को मतलब खाना जो है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है। हमारे अलग अलग जो बॉडी के पार्ट हैं वो अलग अलग काम कर रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंगली उनको काम करना होता है, तो जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और हम फूड कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है, दोनों से ही हम खाना खाते हैं। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो किससे खाते हैं? एनिमल्स से। और जो वेजिटेरियन होते हैं वो फूड प्लांट से खाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर हम देखें तो बहुत लार्ज पॉपुलेशन है हम लोगों की, तो वो जो है कैसे फूड प्रोवाइड हो रहा है? रेगुलर प्रोडक्शन से, प्रॉपर मैनेजमेंट से, और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ओके। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है? 10,000 साल जो है, तो BCE, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो BC और AD, हमारा क्या बोलते हैं हम इसको? BC, ठीक है, BC और AD। तो हम क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। तो उससे पहले जब आदिवासी वगैरह होते थे, पीपल वर नोमैडिक। कैसे होते थे? आदिवासी नोमैडिक होते थे, ठीक है। दे वर वॉन्डरिंग, वो फल, उनका ग्रुप होता था प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। किसके लिए? खाने और रहने के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स, वो कच्चे फ्रूट्स खाते थे, फल खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, फल और सब्जियां खाते थे। और स्टार्ट करा उन्होंने जानवरों को मारना खाने के लिए। उसके बाद दे कुड कल्टिवेट लैंड, तो उसके बाद वो कल्टिवेट करने लगे, लैंड पे खेती करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे राइस और वीट, ठीक है, और अदर फूड क्रॉप्स। तो इस तरीके से क्या हुआ? एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। ओके। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। तो जब मतलब सेम एक ही तरीके की जो फसल होती है ना, जब हम उसको उगाते हैं, ठीक है, जब एक ही जगह पर हम एक ही तरीके का जो सेम अनाज उगाते हैं, ठीक है, एक बड़े लेवल पर, तो उसको बोलते हैं क्रॉप। ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है, ये डेफिनेशन है, याद कर लेना। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब पौधों को एक ही जगह पर एक ही तरीके के पौधे होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स, अगर हम वीट का उगा रहे हैं, दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, जो कि क्या है? वीट के लिए है, तो वीट का कहेंगे वीट क्रॉप है। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. कि अब देखो सीरियल्स, अनाज कौन कौन से, सब्जियां कौन कौन से, हर तरीके की सब्जी, अनाज, फल जो है ना, उनका एक सीज़न होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ग्रो करते हैं। ओके। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर,
ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर इनके टेम्परेचर्स और हर एक चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब अलग अलग तरीके की फसलें हम उगा सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में कंट्री में ही। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस विभाजन मतलब डाइवर्सिटी इसके हिसाब से डाइवर्ट कर दिया जो, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। तो दो तरीके की मेन हमने क्रॉपिंग मतलब पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रखा है। खरीफ क्रॉप्स, ये क्रॉप्स क्या होती है, विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जो कि रेनी सीजन्स में करते हैं, तो इसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन, अब इसको याद कैसे रखना है आप लोगों को, आर के, ठीक है। तो आर के मतलब रेनी खरीफ, तो बारिश में खरीफ सीजन्स में आते हैं, खरीफ जो बारिश में उगती हैं फसलें उनको हम खरीफ बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, ये लोगों को तो आप लोगों को याद होता है। और इस टाइम पे क्या क्या आता है देखो, गर्मियों में पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि जब हम उसको बोते हैं ना, जब बोते हैं सो करेंगे उसके बाद हम जो हमें ये सर्दियों में मिलते हैं, हम गर्मियों में बोते हैं इस टाइम पे करते हैं तो हमें ये सर्दियों में मिलते हैं खाने को, क्योंकि 4 to 5 मंथ्स लगते हैं। अभी आगे पढ़ाऊंगी इसके बारे में। देखो रबी क्रॉप्स क्या होती है, विंटर क्रॉप्स होती हैं, ओके। तो WR से याद रखना है, विंटर क्रॉप्स, ठीक है। वो RK था, ये WR है। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, ये अक्टूबर टू मार्च में होती है और ये रबी क्रॉप्स होती है। और इनमें क्या होता है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड्स एंड लाइन सीड्स, ये सब चीज़ें होती है। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब बेसिक प्रैक्टिस क्या होती है, जो कल्टिवेशन हो रही होती है ना, अब देखो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सीरियल्स एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि कल्टिवेशन मतलब जब हमने स्टार्ट करा है, कल्टिवेशन से स्टार्ट जब हमने करा है फसलों को, तब से लेकर जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं एक टाइम पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जब हम सजावटी भी लगाते हैं ना, जैसे हम रोज़ फ्लावर्स वगैरह लगा लेते हैं अपने घरों में, तो उनके लिए भी ये एक्टिविटीज़ हम करते हैं। ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, देखो अब यहाँ पर हमने क्या बोला, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड। तो इन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे बच्चे, जो भी हमने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ सेवरल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ फार्मर्स के थ्रू कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं हम सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं, कल्टीवेशनल एक्टिविटी, कल्टीवेशनल ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। सेवरल स्टेप्स, बहुत अलग अलग स्टेप्स होते हैं, बाय फार्मर, कौन करता है, फार्मर करता है या हम करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और इसमें क्या क्या आता है, देखो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आ गया, सबसे पहले हम सॉइल को तैयार करते हैं, फिर सो करते हैं, बीज को बोते हैं, फिर खाद और फर्टिलाइजर डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, हम उनको जो ये छोटे छोटे हो जाते हैं ना फालतू के पौधे, पेड़ वगैरह निकल जाते हैं, तो उनसे भी हम बचाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, सिंचाई वगैरह करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। हम फसल उगाने से पहले सबसे पहले स्टेप यही होता है कि हमें मिट्टी तैयार करनी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमें एग्रीकल्चर के लिए सॉइल को लूज़ करना होता है, क्योंकि इसके बाउंड, इनके पार्टिकल्स बहुत टाइट होते हैं, तो जिनको हमें क्या करना होता है, लूज़, ठीक है। जो कि हम हल के थ्रू करते हैं या फिर हम खुरपी के थ्रू करते हैं। हम थोड़ा अगर हमें घर में करना होता है तो हम खुरपी ले लेते हैं, चाकू ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं हम, जिससे हम सॉइल को लूज़ करते हैं। दिस अलाउज द रूट्स ऑफ टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जो कि अलाउ करता है कि रूट, जो जड़ें होती है वो मिट्टी में अंदर तक जा सके, गड़ सके, ओके। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, कि वो नीचे जाकर सांस भी ले सके ईजिली, ठीक है, वो अलाउ करती है। तो इसीलिए हमें मिट्टी को लूज़ करना होता है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, क्यों करना होता है लूज, मतलब हमें मिट्टी को लूज़ करके क्यों उसको अलाउ करना होता है कि रूट्स उसके ईजिली सांस ले लें। अब इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है।
तो क्यों करते हैं अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ, क्योंकि वो क्या करती है, लूजेंड सॉइल्स जो है वो हेल्प करती है ग्रोथ करने में ऑफ अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं मिट्टी के अंदर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के, सिंस दे फर्दर टर्न, ठीक है, जो वो है मतलब आगे हमारा काम कर रहे होते हैं, एंड लूज इन द सॉइल, और लूज़ कर देते हैं, और ह्यूमस को ऐड कर देते हैं, ह्यूमिडिटी। देखो इस तरीके से मिट्टी होती है, ठीक है, इसको लूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अब इसमें अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं, अब हमें धीरे धीरे हमारे पौधों में काम कर रहे होते हैं, कि मतलब हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइजिंग बढ़ा देते हैं, उनके आने से हमारी फर्टिलाइज बढ़ जाती है, ह्यूमस कर देते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी उसके अंदर प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, कि क्यों ज़रूरी होता है सॉइल को मतलब पलटना, खोदना। हम मिट्टी को जब खोदते हैं ह्यूमिडिटी के लिए, अब देखो जो ऊपर की लेयर होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अब वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स उसके नीचे जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज, एंड क्यों ज़रूरी होता है मिट्टी को लूज़ करना और टर्न करना। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, हमने पहले भी पढ़ा है, दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर एंड अदर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं मिट्टी के अंदर, ये पानी भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, हवा भी होती है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज सड़ के मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, तो उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनके मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिट्टी में चले जाते हैं ऊपर की लेयर में, ठीक है, टॉप लेयर में। तो इन दिस वे, इस वे में क्या होता है, वेरियस न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स के वो रिलीज हो जाते हैं, किसमें, सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स आर अगेन, मतलब ये देखो ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ये पत्ते वगैरह पड़े हैं, तो पत्ते जब पड़े हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सूख गए, ऊपर हवा की वजह से भी सूख गए, किसी वजह से सूख गए, तो वो ऊपर की लेयर में ही तो होते हैं, कुछ सेंटीमीटर में ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं दोबारा से प्लांट्स। अब अगर मैंने वहाँ पर कोई प्लांट लगाया तो क्या होगा भाई, दोबारा से देखो ये न्यूट्रिएंट्स, अब यहाँ पे मैंने प्लांट लगाया, प्लांट लगाने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स कौन ले गया भाई, दोबारा से तो प्लांट के पास ही आ गया, ओके। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर, कुछ ही सेंटीमीटर की जो टॉप लेयर होती है सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर में पहुंचता है ना, इसलिए, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच, क्योंकि जब हम उसको टर्न कर देते हैं, जब हम उसको खोदते हैं, तो वो नीचे की कुछ लेयर से कुछ ही सेंटीमीटर तक होता है, जिसकी वजह से उनके न्यूट्रिएंट्स और अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो यूज़ करते हैं हम, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ये न्यूट्रिएंट्स टॉप लेयर की वजह से हमारे सारी मिट्टी में मिल जाते हैं। इट्स टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कि क्या करते हैं कि मतलब हम इसे टर्न करना और लूज़ करना सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के, फसल उगाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लफिंग, उसे क्या बोलते हैं, टाइलिंग बोलते हैं और प्लफिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, व्हाट इज़ टाइलिंग और व्हाट इज़ प्लफिंग, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, ओके। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ, जो कि हल के थ्रू किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, हल के थ्रू, ठीक है। खेतों में, बड़े बड़े खेतों में तो आप नहीं जा सकते ना बेटा खुरपी लेके करने के लिए, ओके। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, की प्लफ जो होता है वो किससे बना होता है, लकड़ी का और आयरन का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, जब बहुत ड्राई होता है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग, कि उनको मतलब हमें प्लफिंग करने से पहले हमें ज़रूरत होती है पानी डालने की। द प्लफ्ड एरिया, जो प्लफ्ड एरिया होता है, जो हमने खींचा होता है, मतलब जो हम इसको हल जोतते हैं, ठीक है, फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रैम्प्स, तो उसे हम क्रम्स बोलते हैं, मतलब जो बहुत मिट्टी में जब अगर डायरेक्ट जाओगे ना तो क्लम्स मिलेंगे, मतलब बहुत टाइट मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, हमें ज़रूरत होती है, ढेलों, मिट्टी के ढेले बन जाते हैं बड़े बड़े, तो पत्थर जैसे बन जाते हैं, तो उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल, जो लेवल है तो उसको हमें बेनिफिशियल होता है, मतलब फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, और मतलब एक लेवल होना चाहिए ना मिट्टी का, ऐसा नहीं है कहीं पे हार्ड कहीं पे सॉफ्ट, ऐसा नहीं हो, है ना। तो एक तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा लूज़ नहीं, ओके। तो जैसे क्रॉप्स के अकॉर्डिंग लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर,
तो लेवलर के थ्रू हम इसको हेल्प कर देते हैं। एक लेवलर आता है जिसके थ्रू वो हेल्प कर देते हैं कि भाई हमारी मिट्टी बिल्कुल इक्वल करती चली जाती है। तो हम जब प्लफ कर रहे होते हैं हल के थ्रू तो उसमें भी हमारा लेवलर होता है इंक्लूड, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड, तो खाद हम मिला देते हैं सॉइल में बिफोर टाइलिंग से पहले। ओके, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, ये क्या करता है बहुत अच्छे से मिक्स करने के मतलब मिट्टी में सॉइल को मैन्योर को, खाद को मिलाने के काम आता है, अच्छे से मिल जाता है। ओके, और मॉइस्चरिंग मतलब बिफोर सोइंग बीज मॉइस्चर भी आ जाता है ये इस तरीके से। ओके, जैसे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर अभी पार्टिकल्स हैं, तो इसको अगर मैं प्लफ कर रही हूँ, हल चला रही हूँ, तो क्या होगा, खाद मिला हुआ है भाई, अब अच्छे से मिट्टी में नीचे तक चला जाएगा खाद। ओके, तो जिससे क्या हो जाएगा, मॉइस्चर वगैरह मतलब उत्पन्न हो जाएगा, मतलब रिलीज़ हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, अब आ जाता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कैसे कैसे सुधार करने होते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स। देखो अभी बीम है, इसे हम बीम बोलते हैं, प्लफ शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। हल का जो ये शाफ्ट होता है इसको हम प्लफ शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये देखो, इसको हम पूरा डिटेल करेंगे कि ये प्लफ है। इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो अब जो इनके जानवरों के गर्दनों पे है जो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बीम बोल रहे हैं, फिर प्लफ शाफ्ट बोल रहे हैं। और ये जो होता है जो शेयर कर रहा है, तो ये क्या है, प्लफ शेयर, क्या है, प्लफ शेयर। ओके, प्लफ शेयर हो रहा है। और अब हम देखो इसका अब पढ़ते हैं, बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी इन ब्रेक सॉइल, सबसे पहले हमें ब्रेक मतलब मिट्टी को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्लम्स को, टू गेट वेरी बेटर यील्ड की, मतलब अच्छी यील्ड के लिए, अच्छी खेती के लिए, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, अलग अलग टूल्स की वजह से हम करते हैं। द मेन टूल्स जो हैं क्या है, यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए, आर द प्लफ, क्या है, हल, होए, ठीक है, और कल्टीवेटर। तो अब इसमें क्या है, देखो जो मेन टूल होता है प्लफ का मतलब तो आप लोगों को पता ही कि हल होता है, ठीक है। अब हो का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, सॉरी, देखो प्लफ, अब मैं प्लफ कर रही हूँ तो दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम, जो एंशिएंट टाइम में टाइलिंग हम सॉइल का करते थे, एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, ठीक है, क्रॉप के लिए रिमूव करते थे वीड्स को, एंड टर्निंग द सॉइल, और हम टर्न को सॉइल करते थे, मतलब सॉइल को टर्न कर देते थे। तो एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था, फर्टिलाइज़र्स को मिलाया जाता था और उसके बाद मतलब रिमूव किया जाता था, जितने भी फालतू के घास फूस उग जाती थी, वीड्स वगैरह, तो उनको हटा दिया जाता था, रिमूव किया जाता था, उसके बाद करा जाता था टर्न, मतलब सॉइल को, ठीक है, प्लफ किया जाता था। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। अब देखो क्रॉप कैसे होती थी बेटा, ये ध्यान रखना है भाई, हमारे टाइलिंग करनी होती थी मिट्टी की, उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स मिलाना होता था, ठीक है, उसके बाद रिमूव करते थे वीड्स को, ठीक है, जितने भी फालतू के हो जाते थे, और टर्न कर देते, पलट देते थे सॉइल को, मतलब कुछ सेंटीमीटर तक पलट दी जाती थी, ठीक है। और ये किससे बनती थी, लकड़ी की बनी होती थी उस टाइम पे, और 2 बैल और कोई भी जानवर ले लेते थे, जैसे घोड़ा और ऊँट ले लेते थे कई लोग पहले, ठीक है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर, ठीक है, जो मतलब ट्रायंगुलर शेप में होता था तो उसको प्लफ शेयर के नाम से जानते थे। तो मेन पार्ट ऑफ द प्लफ, जो मेन पार्ट होता था वो लंबा होता था, लॉन्ग ऑफ वुड, लंबा लकड़ी का होता था, विच इज़ कॉल्ड प्लफ शाफ्ट, जिसको हम प्लफ शाफ्ट बोलते थे। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट की, मतलब एक शाफ्ट का कोना होता था, जो अदर एंड मतलब एक अंदर होता था, बीम टू अ बीम, ठीक है, टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो कि, और बीम जो होते थे वो हमेशा बुल्स के नेक पे होती थी, ठीक है, और मतलब बैल के गर्दन में डाल देते थे, और एक पेयर जो है वो हमारा मैन इजीली ऑपरेट कर पाता था खेती चलाते वक्त, ठीक है। द इंडिजीनियस वुडन, जो इंडिजीनियस मतलब पहले के जो होते थे, तो ये स्वदेशी, इंडिजीनियस का मतलब ही होता है अपने देश की जो लकड़ी होती थी उसी के खेती। प्लफ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नाउअडेज। अब क्या हो गया, पहले लकड़ी का ही हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो लोहे का होने लग गया है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, जो कि रिमूव करने में काम आता था, एंड लूजनिंग द सॉइल, लूज करने में, ठीक है, जिसको हो को हम बोलते हैं कुदाल, ठीक है।
अब आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि भाई शेप ही ऐसी होती थी कुदाल की। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड, उसकी एक लॉन्ग रोड होती, लंबी रोड की तरह होती थी लकड़ी की ऐसे, ठीक है। और आयरन लोहा लगा होता था इस तरीके से, जो होता है इस तरीके से लगा होता था उसमें, ठीक है। मतलब तो वो वीड को निकालने के काम आता था। वीड फंस जाती थी इस तरीके से और वो बाहर कर देती थी। तो इससे हमें पता चल जाता है कितनी वीड्स हैं और क्या है, इस तरीके से वो फंस जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके का वो होता था। तो इस तरीके से हम निकाल देते थे वीड्स वगैरह जो निकलती थी, वो सारी लास्ट में हम खींच के निकाल देते थे। तो हम उसे क्लीन कर देते थे, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड, एक लंबी रोड होती थी लकड़ी की और आयरन की, या फिर अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, एक प्लेट लगाते थे लोहे की, ठीक है। इस फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स, मतलब एक कोने पे लगा देते, एक एंड पे उसके वो लगा देते जो हम फिक्स कर देते थे, ओके। एंड आप देखो, ब्रॉड होती थी, बेंट होती थी, मतलब बड़ी होती थी, एक तो स्ट्रॉन्ग होती थी मजबूत होती थी, ब्रॉड होती थी चौड़ी होती थी, और बेंट होती थी मतलब झुकी हुई सी, ठीक है। वर्क्स लाइक अ ब्लेड, जो कि ब्लेड की तरह काम करती थी। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और ये एनिमल्स के थ्रू खींचा जाता था, इस तरीके से होता था। देखो अब ये ग्रिप है, ठीक है, ये इसका हैंडल है, ये बेंट प्लेट है जो झुकी हुई सी है, ये रॉड है और ये बीम है, मतलब जो उसके जानवरों के गर्दनों में अटकाया जाता है, ठीक है। अब कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या होता है? देखो कल्टीवेटर, नाउ अ डेज प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो अब ये ट्रैक्टर के थ्रू होने लग गया है, कटाई वगैरह कल्टीवेट करने लग गए हैं हम, ठीक है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब वो लेबर को भी बचाती है और टाइम को भी बचाती है, क्योंकि अब ये कल्टीवेटिंग 2 मिनट में हो जाती है जब हम करते हैं ना। तो देखो इस तरीके से हमारी कल्टीवेटिंग हो जाती है कि वो मिट्टी के अंदर तक घुस जाती है, तो वो ड्रिल वगैरह कर देती है, तो 2 मिनट में काम ख़त्म हो जाता है, जल्दी हो जाता है मतलब, ठीक है। अब इसके क्या होता है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह मिला देते हैं, तो सब्सटेंसेस जो हैं एडिड मतलब फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो इसको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की डेफिनेशन आती है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो आप लोग भूलना मत, याद करना इनको। क्यों होता है ये ध्यान रखना है कि किस काम आती है फर्टिलाइज़र और मैन्योर। तो सब्सटेंसेस हैं ये विच आर एडिड, जो कि हम मिलाते हैं मिट्टी में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के लिए फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो मैंने देखा है कि एक मतलब फसल है एक खेत में पास पड़ोस में, जिसमें क्या होता है प्लांट्स कमज़ोर हैं, क्या है कमज़ोर हैं, मतलब हेल्दी क्रॉप भी देखी है और मैंने उसमें कुछ ऐसी देख ली वीक मतलब क्रॉप्स भी फसल। तो अब क्या है, सॉइल ने जो सप्लाई करा है मिनरल का न्यूट्रिएंट, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, जो फसलों को दिया है उन्होंने पौधों को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि बहुत ज़रूरी था प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज़, कुछ एरियाज़ में फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब देखो फसल है, जैसे मैंने ये बनाया इमेज, तो इसमें फसल है, ठीक है। अब ये फसल उगी, इसकी कटाई करी, सब कुछ करा, तुरंत फिर दूसरी बीज बोग दी। अब भाई तुरंत ही मतलब उनको अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब उसको मतलब फसल उगा ही देते हैं, ऐसा खाली छोड़ ही नहीं रहे हैं उसको थोड़ी देर के, थोड़े टाइम के लिए। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे? खुद सोचो कैसे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। तो क्या होगा न्यूट्रिएंट्स के साथ? तो कॉन्टीन्यूअस जो कल्टिवेशन होती है ना, वो भी सॉइल को क्या कर देती है, पुअर बना देती है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। इसलिए फार्मर्स को ऐड करना चाहिए क्या, मैन्योर, मतलब रिप्लेंस का मतलब उसको अच्छे से मतलब पॉलिश टाइप का, अगर सॉइल को हम दोबारा से न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं ना, तो उसमें हमें मैन्योर मतलब खाद मिलानी पड़ेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्योरिंग, जो कि आप देखो नर पारे, इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेंसिंग का मतलब होता है नर पारे, मतलब कि उसको दोबारा से करना। तो इस प्रोसेस का ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन लर्न कर लेना, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट, जो हम मतलब इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट जो मैन्योरिंग कर रहे हैं ना हम, वही रीज़न से हमारा वीक प्लांट्स का, कि हम ना कि प्रॉपर हम मैन्योरिंग कर पा रहे हैं, ना खाद दे पा रहे हैं, तो इस वजह से प्लांट जो हमारे पौधे हैं, जो फसलें हैं, वो कमज़ोर होती है। तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है। तो अब देखो जो मैन्योर है, जो खाद है, वो नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि कहाँ से मिल रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। फार्मर डंप प्लांट जो है,
जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है, एक गड्ढे में क्या करते हैं, ओपन प्लेसेस में वो डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज करने के लिए अलाउ कर देते हैं कि वो सड़ता रहे। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो क्यों करते हैं कि सम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखते नंगी आंखों से, मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन के लिए इसीलिए अलाउ करते हैं। अदरवाइज देखो कोई भी खुले में नहीं ये अलाउ करेगा कि एनिमल्स का वेस्ट पड़ा हो या फिर प्लांट्स मतलब सड़ रहे हैं जो ख़राब हो चुके हैं उनको हम सड़ने के लिए छोड़ दें। तो ये सड़ने के लिए इसीलिए छोड़ा जाता है, फार्मर्स इसीलिए छोड़ते हैं कि वहाँ से खाद तैयार हो सके, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या होते हैं, केचुए होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सड़ के हमारे लिए मैन्योर बन जाता है, एक नेचुरल मैन्योर तैयार हो जाता है, जो कि हमने वर्मी डिकम्पोजिशन जो है, डिकम्पोस्टिंग जो है, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा होता है। ओके, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, गलती मत करना छोड़ने की। ठीक है, अब देखो, अब हम मूंग की दाल या कोई भी चने की दाल या कोई भी बीज ले लो, ठीक है, उसको जर्मिनेट करना है। 3 इक्वल साइज़ के हमें सीडलिंग्स लेने, 3 इक्वल साइज़ के बीज लेने हैं। ठीक है, और 3 खाली ग्लास लेने हैं हमें, कुछ भी बर्तन लेना है, ग्लास ले लो या बर्तन ले लो, और उन पे ABC लिख लो। क्या करना है, ABC लिख लो। ठीक है, ये रिवीजन करवा रही हूँ मैं, ये समझ लो, एक्टिविटी है ये। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करना है हमें, 2 ग्लास हमने A ग्लास के अंदर कुछ मिट्टी मिक्स कर दी और कुछ काऊ डंग मतलब गाय का गोबर मिक्स कर दिया एज अ खाद। ठीक है, मैन्योर की तरह। अब ABC जब हमने लिख दिया तो उसके बाद अब हमारे B गिलास के अंदर भी हमने सेम अमाउंट में मिट्टी डाली और कुछ यूरिया डाल दिया। ठीक है, फर्टिलाइज़र, और कुछ जो है C वाले में हमने सेम अमाउंट में मिट्टी डाली है लेकिन हमने कुछ भी नहीं ऐड करा है, तो उसमें और कुछ पानी डाल देंगे। पोर का मतलब होता है लिक्विड चीज़ को डालना, तो हम यहाँ पर पानी को डालेंगे सेम अमाउंट में तीनों ग्लास के अंदर। तो सीडलिंग्स मतलब इन तीनों में कौन सी सीडलिंग्स हैं, 7 से 10 दिन बाद हम देखेंगे कौन सा, मतलब हम उठा के उसको रख दिया हमने सेफ प्लेस पे और वाटर डालते रहे उसके अंदर रोज, लेकिन 7 से 10 दिनों के बाद कौन सा सबसे पहले फर्टिलाइज होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा, ये बताओ आप लोग खुद सोचो। तो फर्टिलाइजर वाला करेगा ना, डिड द प्लांट से मतलब कि ग्रो करेगा सेम प्लेस पे, तो बेटर ग्रोथ कौन कर रहा है, कौन सा फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अब हमें ये चीज़ देखनी है। देखो ABC, तो हम यहाँ पर जब देखेंगे तो देखो A है, B है और C है। तो C के अंदर तो कोई भी हमें नहीं दिख रहा कि मतलब कोई जल्दी से बीज फर्टिलाइज हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो क्यों कि मतलब प्लांट्स बड़ा हो, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स है जिसके अंदर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाद भी मिला होता है नेचुरली। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह, एसिड वगैरह, सब कुछ जो मिट्टी को चाहिए होता है ना फर्टिलाइज करने के लिए, मैन्योर भी है, फर्टिलाइजर्स भी है। ठीक है, और उसके अंदर सुपर फॉस्फेट भी है, यूरिया भी है, अमोनिया भी है। ठीक है, सब कुछ है, नाइट्रोजन वगैरह सब डलता है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइज़र्स, कि फर्टिलाइज़र्स जो हमारे वो केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या क्या होता है, वो एक डिफरेंट तरीके का मैन्योर ही, मतलब वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट है ये बताना है हमें। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मतलब प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, फैक्ट्रीज़ में। कुछ एग्जांपल्स अगर हम फर्टिलाइज़र्स के लें तो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, उसके बाद सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड, कि अच्छी क्रॉप्स मतलब अच्छी फसल होती है, पैडी मेज वगैरह किसी की भी ले लो। तो बट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैव मेड द सॉइल लेस फर्टिल। अगर हम सोचें ना कि ज़्यादा फर्टाइल डाल दें, मतलब फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो जल्दी फर्टिलाइज होकर जल्दी ही मतलब हमें दे देगा, तो वो हमारा नुकसान ही करता है, मिट्टी को ख़राब कर देता है, कम फर्टाइल बना देता है। तो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि फर्टिलाइज़र भी एक वाटर पॉल्यूशन का एक सोर्स है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए जो है ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो उनको मेंटेन रखना चाहिए। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक नेचुरल मैन्योर को यूज़ करके, और लीव द फील्ड जो है
खेत को हम खाली मतलब अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, 2 फसलों के बीच में कुछ टाइम के लिए, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर, जो मैन्योर है उसको सॉइल की इम्प्रूव करने के लिए टेक्सचर को, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, कि वाटर्स रिटेन करने की कैपेसिटी उसकी कैसी होगी, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इट रिप्लेसेस, उसको सॉइल को अच्छे पॉलिश करने के लिए होता है विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, अच्छा स्रोत होता है मिट्टी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग, तो रिप्लेसिंग मतलब कि सॉइल को हम अच्छा बनाने के लिए कैसे कैसे हम न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, इस क्रॉप रोटेशन। तो अनदर जो मेथड हम यूज़ करेंगे रिप्लेसिंग द सॉइल, सॉइल को रिप्लेस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं हम, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली, तो अलग अलग फसल अगर हम उगाते हैं ऑल्टरनेट, तो उसके लिए बोलते हैं, पहले जो होता था अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लीगम्स, ठीक है, लीगम्स एज फॉडर, ठीक है, इन वन सीजन, एक सीजन में फॉडर उगाते थे, तो दूसरे सीजन में क्या होता था, वीट, नेक्स्ट सीजन में, ठीक है, मतलब उसको गैप देते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, क्यों होता था, उससे नाइट्रोजन होता था। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और इसको प्रैक्टिस में रखते थे, ठीक है, छोड़ते नहीं थे। इन दिस प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा है कि यू हैव लर्न अबाउट रिजोबियम, रिजोबियम के बारे में, कि बैक्टीरिया होता है, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, तो जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है, जड़ों में नोड्यूल्स, ठीक है। और दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस जरूर पढ़ लेना, ये आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर। तो फर्टिलाइजर इज एन मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और एंड प्लांट रेजिड्यूज, ठीक है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, कोई भी ह्यूमस को नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैन्योर बहुत सारे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। तो फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट के लिए, नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ देता है, फास्फोरस और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है डिफरेंस, हमें पता ही है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, कि क्या खादों का मतलब क्या, मैन्योर का क्या बेनिफिट है। द ऑर्गेनिक मैन्योर, जो नेचुरल मैन्योर होता है, खाद होता है, ठीक है, इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, कि मतलब उसको हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं फर्टिलाइजर से। दिस इज़ बिकॉज इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, कि मतलब पानी को रखने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, पोर्स खुल जाते हैं, पोर्स खुलने की वजह से एक्सचेंज होना ईजी हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और वो टेक्सचर्स भी बढ़ा देते हैं सॉइल का। तो ये एडवांटेजेस हैं, ये पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। राइट, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर आ सकता है, ठीक है, कि खाद के क्या लाभ है ये लिखना है, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, अब होल्ड करना, पकड़ना, मतलब कि पकड़ने के लिए, ये पॉइंट्स ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। इरिगेशन क्या चीज़ है, इरिगेशन है सिंचाई, ठीक है। तो अब ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, नीड वाटर टू लिव, पानी चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वाटर क्या है, पानी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्लांट रूट्स, ठीक है, प्लांट के रूट्स के थ्रू। अलॉन्ग विद वाटर के साथ जो है मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, कितना पानी रखते हैं वो, 90% ऑफ वाटर। वाटर इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, क्योंकि जर्मिनेशन जब बीज जो अंकुरित होता है, ठीक है, तो वो ड्राई कंडीशन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिजॉल्व होते हैं पानी में, आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, वो सभी पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। तो सॉइल के थ्रू मिलता है, तो वो सारे पार्ट्स पे पहुंचाता है। देखो इस तरीके से इमेज में, लीव्स में, स्टेम्स में, सब तरह। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम
फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, तो अब गरम गरम हवाएं वगैरह चल रही होती है तो उससे भी बचाता है ये। टू मेंटेन द मॉइस्चर भी मेंटेन रखता है सॉइल का। फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, हेल्दी क्रॉप के लिए। अब ये क्वेश्चन क्या आएगा, वाई इरीगेशन इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, कि खेतों में रेगुलरली पानी डलना चाहिए, बराबर पानी डलना चाहिए कि किस क्रॉप में कितना पानी डलना है और कब डलना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को लिखना है कि इसका आंसर अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि वाई इरीगेशन इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरी है। तो इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो अब सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन, इरीगेशन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, जो सप्लाई पानी का होता है फसलों को जो हम देते हैं रेगुलर इंटरवल्स में, जो जैसे एक दिन छोड़कर अगर देना है किसी फसल को तो एक दिन छोड़कर ही देंगे, डेली देना है तो डेली देना है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फसल से फसल, देखो अब फसल फसल पे डिपेंड करता है, सॉइल टू सॉइल पे करता है और सीजन से सीजन पे करता है। जैसे गर्मियों में ज़्यादा पानी देना होता है, सर्दियों में कम देना होता है और रेनी सीजन में तो और कम देना होता है। तो इस तरीके से फसलों को पानी देना होता है, ठीक है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है पानी मतलब जल्दी ड्राई हो जाता है ना, क्योंकि सूरज की वजह से, सूर्य की वजह से ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी डालना होता है। क्यों ज़्यादा पानी देना होता है पौधों को, क्योंकि देखो जब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है, भाप, जब वाष्पीकरण होता है, जब पानी जो मिट्टी से जो है उड़कर वो धूप में चला जाता है। धूप क्यों, क्योंकि सनरेज होती है, सनरेज बहुत हाई होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है, मतलब पानी सारा सूख जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पत्तियों को भी पानी ज़्यादा मतलब पौधों को भी पानी ज़्यादा देना होता है, क्योंकि पानी ड्राई हो, मतलब मिट्टी ड्राई हो जाती है ना, जल्दी से सूख जाती है, सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि वो टाइट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है, इवेपोरेशन क्या है, वाई इट इज़ सो, इन समर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हाई, वाटरिंग इज़ हायर, ज़्यादा पानी देना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि इवेपोरेशन होता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब इवेपोरेशन का जो रेट होता है ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल, पानी का, ठीक है, एंड पत्तियों से, तो ये बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम इसमें इसने क्या बोला यूजर ने, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स आर ड्राइड अप एंड प्लांट्स डेड। ओके, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, क्या क्या सोर्सेज है इरीगेशन के, इरीगेशन के सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज ऑफ इरीगेशन क्या क्या चीज़ें हैं हमारी इरीगेशंस में, जैसे हमें ट्यूबवेल से करते हैं, कुओं से करते हैं, वेल से, पोंड से, लेक से, रिवर से, डैम से एंड कैनल्स से। तो इन सब चीज़ों से हमारे सोर्सेज हैं, ये क्या है, सोर्सेज हैं। आपके 1 मार्क या 2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है, राइट, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। ओके, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ से आपको पानी मिलता है खेतों में। ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरीगेशन, ट्रेडिशनल मैथड क्या था, मतलब पहले क्या ट्रेडिशनल मैथड थे, द वाटर अवेलेबल इन वेल, lakes and canals is lifted up by different methods, ठीक है, by different reasons for taking to the fields। अब क्या हुआ कि देखो जो पानी था अवेलेबल होता था कुओं में, लेक्स में, झील में, कैनाल्स में, इज़ लिफ्टेड अप, अब उसको निकाला जाता था और डिफरेंट मेथड, अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज़ में पहुंचाया जाता था खेतों तक। कैटल और ह्यूमन लेबर यूज इन दिस मैथड, ये सारे मैथड यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे, और दीज मैथड्स आर चीप, सस्ते होते थे और लेस एफिशिएंट होते थे, ज़्यादा कम वो एफिशिएंट होते थे, कम काम करते थे। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, जो अलग अलग वेज होते थे, अब देखो मोट, पुली सिस्टम, ठीक है, तो पुली करते थे, मतलब उसको खींचते थे, घिरनी बोलते हैं पुली को, ठीक है हिंदी में। चेन पंप भी होता था, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अब हमें अभी मैं इसमें इमेज में दिखाऊंगी कि मोट मतलब पुली सिस्टम से, अब देखो इस तरीके से प्लफिंग करनी होती थी, तो ये कैसे पानी देते थे, मतलब लेस एफिशिएंट लगता था, कम मेहनत लगती थी इन लोगों की, क्योंकि ये क्या करते थे, मतलब जानवरों से या किसी तरीके से इस मैथड को हम यूज़ करवा लेते थे, ठीक है, और ये काम कर लेते थे, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कैसे ये इजीली, देखो यहाँ इसने कुएं से पानी निकाला और वहीं गिराया, और देखो कैसे फसलों में पानी पहुँच गया, क्योंकि क्या करते थे, खेतों में ही कुएं खोद दिया करते थे, तो इसे मोट बोलते हैं कि मतलब वो बिल्कुल पास में ही उग जाया करता था, मेड वगैरह बना के, पुली सिस्टम, ठीक है, तो इसे पुली सिस्टम कहेंगे। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा सिस्टम कैसा है,
और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आपके 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास तक मैं सभी वीडियोस को ला सकूं आपके लिए। और आप बेल आइकन पे बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को तुरंत रिव्यूज़ मिले। देखो चेन पंप में क्या होता था कि एक ही पंप से हम अटैच कर देते थे मल्टीपल, तो चेन लगा देते थे, मतलब चेन पंप होता था, तो इसे चेन पंप बोलते थे। देखो इस तरीके से ये इन्होंने अटैच कर दिया है, एक सिरे पर ये वाला और एक सिरे पर ये वाला, तो इस तरीके से 2 लगा दिए हैं, 2 या 3, तो इस तरीके से जो है ये चेन पंप हो जाता है, ठीक है। अब ढेकली में क्या होता है, देखो ये ऐसे करके पानी गया, पहले तो चेन पंप ही देख लो। चेन पंप में इस तरीके से इमेज गई कह रही हूँ, इस तरीके से आपका यहाँ पर पानी आया आप लोगों के पास। अब पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, कि आपने थोड़ा इधर कर दिया पानी, यहाँ पे पास में जा रहा है, थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेन बन जाती थी, तो इस तरीके से पानी पहुँच जाता था। अब ये चेन बना रखे कि भाई एक खेत से दूसरे खेत में ऐसे मतलब मेड़ टाइप का पानी जाने के लिए रास्ता बना देते थे। अब ढेकली में क्या होता था, ढेकली में भाई ज्वाइन कर देते थे, ये क्या करते थे, एक मतलब लकड़ी से उससे कनेक्ट कर देते थे कि इस तरीके से पाइप के थ्रू वो पानी जाएगा, और पानी जब पहुँचेगा तो अब वो क्या हुआ, वो सारे उसमें पहुंच जाएगा खेत में ना, धीरे धीरे, क्योंकि ये क्या है, एक से जुड़ा है दूसरा, दूसरे से जुड़ा है तीसरा। तो इस तरीके से जो ढेकली है इन्होंने इस तरीके से बना रखी थी, इतना दिमाग लगाया था इन लोगों ने उस टाइम पे, ठीक है। अब तो फिर भी कंप्यूटराइज्ड हो चुका है सब कुछ कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद 4th था राहत में क्या होता था भाई, अब इसमें क्या होता था, इंसान तो थक जाता था, तो इससे क्या करते थे, ये बैल या जानवरों को दे देते थे कि इससे ये लगे रहें, ठीक है। राहत लेवर सिस्टम होता था, इसे लीवर सिस्टम बोलते थे। लीवर सिस्टम में जो क्या करते थे, लिफ्ट अप जो पानी निकालते थे, जो चरखा होता था, इसको चलाने के लिए कौन रखता था, बुल्स रख लेते थे, ठीक है। बैल रखा होता था, बैल के थ्रू इनको लीवर सिस्टम बोला जाता था इसीलिए, ठीक है। तो ये पानी पहुंच जाता था, पानी निकलता था तो उसके थ्रू पहुंच जाता था। पंप्स आर कॉमन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग, पंप्स को यूज़ किया जाता था लिफ्टिंग के लिए। डीजल्स, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता था, और सोलर एनर्जी इज़ यूज टू दीज पंप्स, इन पंप्स को यूज़ करने के लिए होता था, ठीक है। मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरिगेशन, अब मॉडर्न मेथड क्या हुए इरिगेशंस के, तो अब देखो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशंस क्या हैं बच्चे, हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है। इकोनॉमिकली हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब जो ज़्यादा पैसा लगने लग गया है, तो मतलब हमने पैसा लगा के हम यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, जैसे मोटर वगैरह लगा था। मेन मैथड यूज आर एज फॉलो, स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये, स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो आपको याद रखना है बच्चों कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर, कि हेल्प करता है हमारे लिए पानी को इकोनॉमिकली, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड में आएगा, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जब पानी पूरा नहीं अवेलेबल होता है तब भी वहाँ पर ये जो है मेथड, जो ये सिस्टम है वो अवेलेबल होता है, उसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पे अनइवन मतलब कि ऊबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं उनको यूज़ किया है। हैविंग रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ऑन टॉप पे लगाया जाता है, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे, थोड़ी गैप पे, ठीक है। वेयर द वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो, जहाँ पर पानी अलाउ करता है फ्लो होने के लिए वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर हम नोजल्स लगा देते हैं स्प्रिंकल के लिए। किसके लिए लगा देते हैं, टॉप पे, हम टॉप पे लगाते हैं रोटेटिंग वाली, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गलती मत करना जो आप लोग जल्दी कर देते हो, ठीक है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप के थ्रू होता है। इट स्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स, जो कि ये स्केप होता है, किससे निकलता है, रोटेटिंग नोजल्स से। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, ये फसलों पे क्रॉप स्प्रिंकल मतलब छिड़काव होता है। इफ़ इट इज़ रेनिंग, स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, तो ये लॉन्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। आजकल तो अगर आप देखें तो मॉल्स वगैरह में भी लगाते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर स्प्रिंकल ही लगाया जाता है, रोटेटिंग नोजल। कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, इन सब फसलों पे लगाया जाता है, इन सब फसलों पे लगाया जाता है। अब आ जाता है ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स, जो वाटर फॉल्स होता है
अब देखो ड्रिप सिस्टम इस तरीके से होता है, ठीक है। ड्रिप का मतलब क्या होता है बताओ। देखो यहाँ पर पानी गया, इससे निकाला हमने, मोटर लगाई, मोटर से थ्रू पानी आया, पानी आने के बाद अभी ड्रिप मतलब यहाँ से इस तरीके से इतने नोजल्स लग गए हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो आराम से, जैसे हम ड्रिप लगवाते हैं ना, ब्लड ग्लूकोज वगैरह चढ़वाते हैं, प्रॉपर हमारी बॉडी में जाता है, इसी तरीके से जहाँ पर प्लांटेशंस को चाहिए वहीं जाता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद मतलब डायरेक्टली नीड द रूट्स के पास ही जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स, ठीक है। तो फ्रूट प्लांट्स वगैरह को देने के लिए, गार्डन्स को, ट्रीज़ को, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, कि वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बून इज रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, कि मतलब बहुत कम पानी मिल रहा हो ना जहाँ पर, वहाँ पर ये सिस्टम सबसे बेस्ट है, ड्रिप सिस्टम। वहाँ पे ये सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी जो है हमारी वो कम होने की वजह से हमें ड्रिप सिस्टम को यूज़ करना होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम कैसे यूज़ कर रहे हैं। अनइवन के लिए हम स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं, और अगर पानी कम हो तो वहाँ पर ड्रिप सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स को। और इसमें क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं हो रहा होता है, जॉइंट होता है, इसलिए ये वाटर वेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब क्या होता है, जब से हमें खरपतंगे बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर हम बोलें तो वीड्स वगैरह जो निकल जाती हैं, जैसे हमने अगर आपने कभी गांव में खेत देखे हो तो खेतों में क्या होता है, हमने जो लगाए होते हैं पेड़ पौधे, जो भी उगा रहे होते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा भी उग जाते हैं। तो बूज़ो और पहेली जो हैं वो जाते हैं नियर बाय गेहूँ के खेत में, और वो देखते हैं कि मतलब यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी हो गए हैं, तो वो क्या हैं। तो अगर हम बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं, वीड्स, ठीक है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल, कि हमें नहीं चाहिए थे लेकिन वो फिर भी प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप के साथ। अब देखो फसल ऐसे उगती है, इसके साथ ना चाहते हुए भी मतलब उग जाते हैं। तो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो होते हैं हम हमारे, उनको ही हम वीड्स बोलते हैं, उनको ही हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वीड्स की डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ वीड्स, तो ये याद रख लेना, द रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है, सॉरी ये याद रखना है। वीड्स की डेफिनेशन आती है, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है। ये आएगा ही, आ जाता है 1 नंबर में, 1 मार्क्स में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है आप लोगों की वीड्स कैसे उगती है और क्या होता है, तो कैसे रिमूव करना है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड, द वीड्स, जो रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। अब वीडिंग कैसे करते हैं, देखो इस तरीके से, जो हमारी प्लफ होता है ना, मतलब जो हमारा खेत वो होता है, तो वीडिंग जो है नेसेसरी होता है। वीड कम्पीट विद द अदर क्रॉप्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अभी सारा चीज़ तो ले लेगा, न्यूट्रिएंट वगैरह सब ले लेगा, तो इसको हमें निकालना होता है, क्योंकि हमारी फसलों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सम वीड्स इंटरफेयर, कुछ वीड्स जो है इंटरफेयर करते हैं इवन इन हार्वेस्टिंग के टाइम पे, और ये मे बी पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, ठीक है। तो इसीलिए वीड्स क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये पॉइजनस, जहरीला काम करते हैं, जहर की तरह भी वर्क कर रहे होते हैं ये हमारे लिए भी और फसलों के लिए भी। तो इसलिए हमें अपनी फसलें ध्यान से करना होता है, ध्यान से निकालनी होती है। और फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं कई तरीके से, मतलब कई तरीके से इसको निकालते हैं और कंट्रोल करते हैं इनकी ग्रोथ को। टाइलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स, ठीक है। टाइलिंग करते वक्त जब क्रॉप्स को बीज को बोने लगते हैं, हेल्प्स इन अप्रूट कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं। और किलिंग द वीड्स को मार देते हैं, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, की मतलब वो ड्राई अप होकर मिक्स ना हो जाए, तो विच में देन ड्राई अप, जो कि सूख कर क्या होती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। और द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, मतलब कि वो अपने बीजे छोड़ने और फूल उगने से पहले उनको मार दिया जाता है, निकाल देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग, मतलब उनको हम जड़ से उखाड़ देते हैं या कट कर देते हैं ग्राउंड से, मतलब ज़मीन के पास से, मतलब बिल्कुल बेस से समझ लो। फ्रॉम टाइम टू टाइम से टाइम, मतलब हमेशा टाइम पे ही काट देना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी की हेल्प से भी होता है। और सीड ड्रिल, एक सीड ड्रिल आते हैं, उसके थ्रू इज़ यूज टू
अपरूट वीड्स उसके थ्रू निकाल देते हैं इसको हम, ठीक है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, वीड्स कुछ केमिकल्स भी यूज़ कर मतलब उसको करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसको वीडीसाइड्स बोलते हैं, जिससे हम कंट्रोल करते हैं कि मतलब ये ना उगे, ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन द, उनको हम कहाँ स्प्रे करते हैं, सॉरी स्प्रेड टू किल द वीड्स इन द फील्ड्स में डालते हैं कि किल हो जाए, मतलब मर जाएं, और दे डोंट डैमेज, क्रॉप्स को डैमेज ना करें। तो वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर में डाइल्यूट करके मिलाकर घोल कर हम स्प्रे कर देते हैं खेतों में स्प्रेयर के थ्रू, ओके। तो ये स्प्रेयर के थ्रू हम कर देते हैं, देखो इस तरीके से हम पानी में डालकर इसको मिक्स करते हैं और फसलों पे हम डाल देते हैं, तो वीडीसाइड्स बोलते हैं इसको, और ये जिससे बच जाते हैं, हमारे वीड्स नहीं उगते हैं, ठीक है, वीड्स से बचने के लिए। एज ऑलरेडी मैंशन इन द वीडीसाइड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव प्रोडक्ट ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, मतलब जब वो बीज नहीं बना पाते हैं उससे पहले ही हमें ये कर देना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स, ठीक है, वीडीसाइड्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, जो कि अफेक्ट कर देता है फार्मर्स के हेल्थ पे भी। सो दिस शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुल, उनके बहुत केमिकल होता है, हार्श केमिकल होता है, तो थोड़ा सा इसको बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़, उन्हें नोज़ को कवर कर लेना चाहिए, माउथ को विद पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से बांध लेना चाहिए, विद स्प्रेइंग दिस, जब ये स्प्रे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम ये स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा कपड़ा बांध लेना चाहिए नाक पे या मुंह पे, ठीक है, दोनों को कवर करके। और हार्वेस्टिंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है तो उसको हम जब कटाई करते हैं तो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कटाई को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, कि हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को पुल्ड आउट करते हैं और कट क्लोज टू द ग्राउंड, की मतलब उनको ज़मीन के पास से जड़ों से काट दिया जाता है। इट इज़ यूजली टेक्स टू 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, की मतलब कोई भी अनाज वगैरह होता है ना, तो मतलब अगर हमने जुलाई में बोया है तो नवंबर में हम कट कर देंगे, जुलाई में बोया है तो नवंबर में कट कर देंगे, अप्रॉक्स 4 months लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आर कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इधर डन मैनुअली बाय सिकल, हम हसिया के थ्रू कर देते हैं, या मशीन होती है जो हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं हम जिसको, ठीक है। तो सिकल इस तरीके से होती है और हार्वेस्टर होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती हैं, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, तो ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है हमारी, तो कटिंग करनी होती है। हार्वेस्टिंग का मतलब मत भूलना प्लीज़, कटिंग द क्रॉप, जब हम कटिंग करते हैं क्रॉप का, ठीक है। और ये कितना टाइम लेती है, 4 months, कितने, 4 महीने, क्योंकि हमारे अगर हमने जुलाई में कोई चीज़ बोई है तो नवंबर में हमें काटनी होती है और सिकल के थ्रू काटते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में हसिया बोलते हैं। और हार्वेस्टर के थ्रू, मशीन की अगर बात करें तो हार्वेस्टर होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड, उसको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे अभी हमारे बीज, सपोज़ गेहूँ है तो गेहूँ के जो दाने होते हैं इनको अलग करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें लगा रह जाएगा तो वो कैसे काम आएगा हमारे, हम पूरा उसको तो यूज़ नहीं करेंगे, क्रॉप को, पूरी क्रॉप को तो यूज़ नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कराते हैं। तो सेपरेट जब हम कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अब हम बोलेंगे, देखो, थ्रेशिंग फ्रॉम द शैफ, तो उसको चाफ को जब हम अलग कराते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग, तो उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher। तो हार्वेस्टर से हम हार्वेस्ट करते हैं और एज अ थ्रेसर से हम थ्रेस करते हैं। तो कंबाइन भी आती है आजकल मशीनें ना, दोनों को मिक्स करके भी आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके भी मशीनें आ चुकी हैं कि कैसे वही कंबाइन करता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स, छोटे छोटे होल्ड्स, मतलब अपना होल्डिंग्स लैंड, जो छोटे छोटे लैंड के होते हैं, तो वो सेपरेशन ऑफ ग्रेन, वो सेपरेट कर लेते हैं काफ बाय विनोइंग, मतलब कि वो जो जिसे कहते हैं ना विनोइंग, मतलब जैसे कि पछोड़ कर बोलते हैं वैसे तो हिंदी में, जैसे कि हम करते हैं ना कि सूप वगैरह ले लेते हैं, तो उससे मतलब हम ऐसे होता है एक इक्विपमेंट, तो इसमें डाल के हम जो उछाल के जो कर देते हैं, तो इसको विनोइंग बोलते हैं,
ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो गांव वगैरह में भी होता है, अब तो शहरों में भी कई लोग यूज़ कर रहे होते हैं, गेहूँ वगैरह लाते हैं जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप लोग खुद बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर थ्रेसिंग हमारा प्रोसेस क्या होता है वैसे, अगर हम थ्रेसिंग के बाद की बात करें तो देखो याद रखना है कि थ्रेसिंग के लिए क्या यूज़ करना है, या फिर थ्रेसर यूज़ होता है, या फिर हमारा जो छोटे छोटे लैंड्स होते हैं जिनके पास कम प्रोडक्शन होता है, कम क्रॉप्स आते हैं, तो उसको हम उसके थ्रू कर देते हैं हाथ से ही। तो आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स ऑफ द डे टू हार्वेस्टिंग का दिन आ जाता है, जो उसकी गोल्डन फील्ड्स होते हैं, जिसको हम एज अ गोल्ड बोलते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स हम जब देखते हैं तो लेडन विद ग्रेन्स की लदे हुए हैं। ठीक है, फिल्स हमारा हार्ट जो है वो खुशी हो जाता है, मतलब खुश हो जाते हैं फार्मर्स, और वो अपनी खुशी से सारी चीज़ें अब जो भी सीजन्स में हुआ था हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड इन्जॉय अ लिटिल, थोड़ा सा इन्जॉय करने का टाइम आ जाता है उनका। और पीरियड मतलब जो ये टाइम होता है हार्वेस्ट का, वो हमारा ग्रेट जॉय होता है, मतलब बहुत अच्छा दिन मानते हैं ये लोग। और हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है इनकी पूरे इंडिया में, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उसको एंथुसिज्म मतलब हम उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बहुत खुशी से। स्पेशल फेस्टिवल एज एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू, इनके सबके नाम से हम लोग इनको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अलग अलग स्पेसिस में। ठीक है, जैसे जैसे प्लेस होते हैं वैसे वैसे एरियाज़ के अकॉर्डिंगली हम। उसके बाद स्टोरेज, सबसे मेन लास्ट स्टेप होता है हमारा स्टोरेज, की स्टोर कैसे करना है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इट इज़ हार्वेस्टेड ग्रेन्स, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं, जो हमने काट के जो रखी होती है, आर टू बी केप्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, हमें लंबे समय तक रखने होते हैं। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, कि उसे हमें बचाना किससे होता है, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, छोटे छोटे कीड़ों से भी। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, क्योंकि हार्वेस्टेड ग्रेन्स के पास ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, इट फ्रेशली हार्वेस्टेड, क्योंकि वो तुरंत ही काटे होते हैं। सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, हम उसको विदाउट ड्राइंग मतलब बिना सुखाए रख देते। दे मस्ट गेट स्पॉइल्ड, अगर हम रख देंगे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। और अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स उन पर अटैक कर देंगे, मेकिंग दैम अनफिट, और उनको ख़राब कर देंगे फॉर अस, हमारे लिए, और फॉर जर्मिनेशन के लिए, कि आगे हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखनी है ये सारी चीज़ें बच्चों। हेंस बिफोर स्टोरिंग दैम, तो स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो याद रखना है कि हमें गेहूं वगैरह स्टोर करते हैं या कोई भी अनाज जब हम स्टोर करते हैं तो हम उसको लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको ड्राई करते हैं सन के उसमें, कि सारा मॉइस्चर सूख जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह के उससे बच जाए, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह ना लगे। ठीक है, तो स्टोरेज भी एक बहुत हार्ड प्रोसेस है, बहुत टफ प्रोसेस है। ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाती है अगर नहीं रखेंगे ढंग से। तो फार्मर्स स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग्स में रखते हैं और मेटेलिक बिन्स में रखते हैं। हाँ, जैसे कि लार्जर स्केल जो होता है, लार्ज स्केल पर अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो सिलोज और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, उसमें रखे जाते हैं और उनको बचाए जाते हैं। ठीक है, बचाने के लिए हम इस तरीके के जो स्टोरेज होते हैं, हमारे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मतलब किसान जो होते हैं बड़े लेवल पर जो काम कर रहे होते हैं, वो इस तरीके के कंटेनर्स रखते हैं जो कि सिलोज होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को, अनाजों को ना। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से हमें क्या करना होता है। ये इस तरीके से लगा देते हैं बोरियों में, मतलब सैक्स में। तो इनको जो है हमारे जूट बैग्स में हम इनको रखते हैं। ठीक है, ड्राइड होते हैं, लेकिन नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जब हम नीम के पत्तियां वगैरह भी डाल देते हैं कि जिससे कि हमारा वो लंबे समय तक चल जाए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है। आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की छोटे छोटे पेस्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनसे बचाने के लिए इनको हम इस तरीके से केयर करते हैं इनकी। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक हमें चलाना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने आज उगाया और आज ही खा लिया, आगे भी हमें रखना होता है, सेफ रखना होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, अगर हम इस टेबल को, अब देखो ये हमें एक टेबल दे रखी है तो वो टेबल भी हमें कंप्लीट करनी है। फूड फ्रॉम
एनिमल्स, तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? देखो मिल्क सबसे पहले क्या मिलता है, ये अपनी कॉपी में बनाना है, मतलब अगर बनवाएंगे टीचर्स तभी बनाना है बच्चों। तो मिल्क है, मिल्क हमें किससे मिलता है? काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, शी कैमल से मिलता है, मतलब इस तरीके से हमें दूध मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन द लाइक plants. Animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a main पार्ट ऑफ देयर डाइट, मतलब उनका मेन मील हो जाती है, क्योंकि अब वो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। कोस्टल एरियाज़ मतलब जहाँ पर पानी के किनारे, ठीक है, तटीय एरियाज़, तटीय क्षेत्र में जब रहते हैं तो वहाँ पर जब पानी ज़्यादा होता है तो हम ऑब्वियसली मछलियाँ होती हैं, तो मछलियाँ जब होती है जैसे केरल वेरल में, तो वहाँ पर क्या होता है, मछली ज़्यादा यूज़ की जाती है, ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं कि हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम जब अभी पढ़े हैं, ठीक है, कैसे बोते हैं, कैसे क्या करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम मतलब एट होम हम घरों पर करते हैं कि मतलब हमें कैसे फार्म्स में करना चाहिए, और प्रॉपर फूड कैसे हमें, और शेल्टर और केयर कैसे मिली है। तो इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है बच्चों? एनिमल्स रियर्ड एट होम, जब हम होम पे रखते हैं या फार्म्स में रखते हैं, हैव टू प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और केयर करते हैं। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्योंकि अब जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी गायें रख लेते हैं, भैंस रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, उससे पैसा कमा रहे होते हैं। उससे जब वो पैसा कमा रहे होते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, उनको प्रॉपर फूड देते हैं, ठीक है, खाना प्रॉपर देंगे तभी तो दूध मिलेगा ना, शेल्टर देंगे, उनको रहने की जगह देंगे, ठीक है, केयर करेंगे उनकी, अगर उनको वो बीमार हैं या कुछ है तो उनकी तबीयत का ध्यान रखेंगे, उनको डॉक्टर्स को बुलाएंगे, जिसे वेट बोलते हैं, वेटेरिनरी। तो डॉक्टर्स जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं उनको वेटेरिनरियन बोलते हैं, तो वो उनको बुलाया जाता है, जिसकी वजह से उनको केयर की जाती है, उनकी प्रॉपर केयर की जाती है टाइम टू टाइम। तो उनको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो ये लोग काम चला रहे होते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं इसमें, ठीक है, या छोटे छोटे घरों पे भी आजकल लोग करने लग गए हैं कि भाई हमने 10 गाय रख रखी है, या पहले भी ऐसे ही रखा जाता था, जो कम रख पाते थे वो कम, जो बड़े ज़्यादा रख पाते थे उनको वो फार्म्स बोलते थे, उनको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। गुड इज़ फॉर गुड, फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ, फ़िश अच्छी होती है शरीर के लिए। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फ़िश, हमें कॉड लीवर ऑयल मिलता है, और विटामिन डी मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है फ़िश के अंदर, ओके। तो फ़िश का इंटेक करना चाहिए, लेकिन आप देखो सभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक जीव को मार के खुद ही नहीं खाना चाहिए, बट ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं तो खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हम नहीं खाते तो सामने वाले को मना कर दें, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये कीवर्ड्स तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं, बिकॉज ये आते ही आते हैं, इनमें से 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, इसीलिए कीवर्ड्स दिए जाते हैं चैप्टर के एंड में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। क्रॉप क्या है, फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, ग्रेनरीज क्या हैं, हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से रट जानी चाहिए। अब देखो फर्टिलाइज़र हो गया, ग्रेनरीज, ठीक है, तो ग्रेनरीज क्या है, ग्रेनरीज का आपको आंसर दे रखा है। हार्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है मैंने समझाया है अभी आपको पीछे। इरिगेशन क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, RK करके मैंने समझाया था, WR करके समझाया इजी याद करने के लिए, ठीक है। RK मतलब आपका खरीफ रेन सीज़न में आता है, तो आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने बोला था, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को याद करनी है, और अच्छे से चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रीड करना है, कीवर्ड्स को सारे लिख के मतलब एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ अपने याद कर लेना है, ओके। तभी खरीफ हो गया है आप लोगों का। अब खरीफ के बाद अगर जैसे अब मैं बात करूं तो मैन्योर दे रखा है, प्लफ दे रखा है, ठीक है, रबी दे रखा है, तो सीड्स दे रखा है, सीलो दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स आपके बुक के एंड में दिए होते हैं हमेशा चैप्टर्स के एंड में, तो इनको आप इग्नोर मत करो। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप लोग कहते हो कि क्वेश्चंस बाहर से आ गए हैं, तो प्लीज़ लर्न इट, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।